ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। टुंडला से 7 किलोमीटर दूर रेल लाइन पर पहरा दे रहे पुलिस वाले के पास उस दिन एक ग्रामीण युवक हांफते हांफते पहुंचा। लगा वह दूर से दौड़ा चला आ रहा था। उसने उखड़ती आवाज से कहा, दरोगा जी, कोस भर दूर 3-4 लोग पटरी उखाड़ रहे हैं। उस युवक ने खुले गले वाली बनियान पहनी हुई थी और घुटने तक धोती बंधी थी। सिपाही ने कहा, सच कह रहे हो? युवक ने कहा, हाँ, मैं उनका एक औजार भी चुरा लाया हूँ, देखिए। ये कहते हुए उसने नट बोल्ट खोलने वाला पुर्जा दिखाया। सिपाही को भरोसा हो गया। उसने आसपास पहरा दे रहे 2 पुलिस वालों को साथ लिया और उस युवक के साथ हो लिया। युवक ने कहा भी कि आप इजाज़त दें तो मैं अपने गांव चला जाऊं। पुलिस वालों ने ये कहकर रोक लिया कि अगर तुम्हारी सूचना गलत निकली तो हम तुम्हें ही अंदर करेंगे, इसलिए हमारे साथ ही रहो। पुलिस वाले ताड़ नहीं पाए, लेकिन युवक के चेहरे पर अपने उद्देश्य में सफल हो जाने का हर्ष छलक रहा था। लगभग 1 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग पुलिस पहरे से मुक्त हो गया। दोपहर 1 बजे के लगभग आगरा से टुंडला की ओर एक सवारी गाड़ी अपनी गति से दौड़ती हुई आई। 2 युवक पटरियों के पास ही घूम रहे थे। गाड़ी आने का समय हुआ और दूर कहीं रेल की सीटी सुनाई दी। उनमें से एक युवक ने अपने जेब में रखा लाल कपड़ा निकाल लिया और रेल की पटरियों के बीच दौड़ने का पूर्वाभ्यास करने लगा। दूसरे युवक ने कहा, ठीक है, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। कार्रवाई का वक्त आए तब बुद्धि और बहादुरी का परिचय देना। इतना कहकर वो युवक हंस दिया। चुनौती और संघर्ष के विकट क्षणों में भी इस तरह विनोद करने वाला युवक और कोई नहीं, इस अभियान का नेतृत्व कर रहे श्री राम थे। उन्होंने अलग वेशभूषा धारण कर रखी थी। चेहरे पर दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जैसे खेत मजदूरी से निकल कर आ रहे हों। दूसरा युवक गोवर्धन था। रेल की सीटी फिर सुनाई दी। इस बार वह वास्तव में लाल कपड़ा झंडी की तरह हिलाता हुआ रेल की पटरियों पर दौड़ा। जिस ओर से गाड़ी आ रही थी वह उसी ओर दौड़ रहा था। उन दिनों रेल के इंजनों में ड्राइवर की एक सीट बाहर की ओर लगी होती थी। इस सीट को ड्राइविंग लीवर के पास बनी खिड़की में आवश्यकता अनुसार लगाया हटाया जा सकता था। गाड़ी रवाना होने से पहले ड्राइवर ने वह सीट इंजन के बाहर लगा ली थी। वह बाहर सीट पर ही बैठा था। 30-35 किलोमीटर की गति से आ रही ट्रेन के ड्राइवर ने देखा कि एक युवक लाल कपड़ा दिखाता हुआ दौड़ता चला आ रहा है। सोचा, हो सकता है आगे पटरी उखड़ी हुई हो या कोई दुर्घटना हुई पड़ी हो। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए और कुछ दूर अपने ही बल से आगे खिसकती हुई गाड़ी रुक गई। गाड़ी रुकते ही पटरी के आसपास झाड़ियों में छिपे 10-12 युवक बाहर निकल आए। उन्होंने हाथ में शायद बंदूक ली हुई थी, जिनके मुंह तौलियों से ढके हुए थे। उन लोगों ने संवेद स्वर में उद्घोष किया, भारत माता की जय, वंदे मातरम, और गार्ड के डिब्बे के पास जाकर खड़े हो गए। कुछ लोग फर्स्ट क्लास के डब्बे के पास भी पहुंचे। गार्ड के डब्बे से गार्ड को उतारा और 2 युवकों ने अपने घेरे में ले लिया। तौलिए से ढकी बंदूक उसकी पीठ में गड़ा दी। गार्ड हक्का बक्का सा खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर भय के कारण पसीना छलक आया। उन युवकों ने गार्ड को घेरे हुए ही हाक लगाई, फर्स्ट क्लास की सवारियां नीचे उतर जाएं, हम उसमें आग लगाने वाले हैं। यह हाक डिब्बे के बाहर से ही लगाई गई थी। सवारियां दनादन नीचे उतरने लगी। गार्ड को आदेश सा दिया कि फर्स्ट क्लास के डब्बे को पूरी गाड़ी से अलग किया जाए। गार्ड ने ड्राइवर और गाड़ी में चल रहे कर्मचारियों की मदद से फर्स्ट क्लास का डब्बा अलग करवाया। खेतों में छुपे गांव के लोग बाहर निकल आए। इस दल में मुख्य रूप से 3 लोग ही सक्रिय थे। गाड़ी को फूंकने के लिए दूर काम कर रही टोलियां भी बुला ली गई थीं। उनके हाथ में मिट्टी का तेल और दूसरा ईंधन था। गाड़ी से अलग किए डिब्बे में तेल छिड़का और उसमें आग लगा दी। मिनटों में डिब्बा धूं धूं कर जलने लगा। इसके बाद श्रीराम और गंगा सिंह दूसरी टोलियों के सदस्यों को भागने का इशारा कर चलते बने। टुंडला सवारी गाड़ी में आग लगने का समाचार आसपास गांव में आग की तरह फैल गया। समाचार पत्रों में भी खबर छपी, लेकिन विस्तार से नहीं। जिला प्रशासन ने उस समाचार को दबा दिया। दबाने का परिणाम यह हुआ कि घटना जितनी बड़ी थी उससे कई गुना विकराल रूप में लोगों के बीच फैली। अंत तक पता नहीं चल पाया कि इस घटना के पीछे किसका हाथ था। टुंडला सवारी गाड़ी का डिब्बा जला देने के सप्ताह भर बाद आगरा के पास उसी स्तर की पटरियों से फिश प्लेटें हटी हुई थीं। फिश प्लेटें हटाने के कारण गाड़ी पटरी से उतर गई थी। उन दिनों रेलों की गति बहुत तेज नहीं हुआ करती थी, इसलिए डिब्बे पटरी से उतरने के बाद भी गिरते नहीं थे। जान माल की हानि नहीं होती थी। 5वीं बार पटरियां उखाड़ने के बाद
श्री राम की टोली ने टेलीफोन के तार काटने और संचार व्यवस्था ठप करने का बीड़ा उठाया। वे अपने काम को सुचारू रूप से चलाते रहे। दूसरे युवकों को भी इस काम में दीक्षित करने का उपक्रम चलता रहा। अपने साथियों को इन कामों के लिए समझाते हुए श्री राम कई बार दोहराते थे कि ध्यान रहे, किसी व्यक्ति को तकलीफ ना हो। हम अंग्रेजी राज को ठप करने के लिए तोड़फोड़ कर रहे हैं। जान माल तो अपने ही लोगों का है, उस पर आंच नहीं आने देना है। 1933 अप्रैल के पहले सप्ताह में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में निश्चित हुआ था। श्री राम क्रांतिकारी गतिविधियों को कुछ समय के लिए स्थगित कर लोगों के बीच जाने लगे। सभाएं करने, संपर्क अभियान चलाने और आंदोलन में भागीदारी के लिए प्रशिक्षित करने पर जोर देने लगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भर्ती का दौर चल पड़ा। नए सदस्य बनाए जाने लगे। श्री राम ने अधिवेशन के पहले 1000 नए सदस्य बनाने का संकल्प लिया। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उनके पास 2 महीने का समय था। वे अपनी 4 लोगों की टीम के साथ इस काम में पिल पड़े। सदस्यता अभियान के दिनों में ही निर्देश आया था कि कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन को सफल बनाने के लिए प्रयत्न किए जाने हैं। अधिक से अधिक लोग उस अवसर पर इकट्ठे हों। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यह भी समझा दिया था कि हो सकता है लोगों को जाने से रोका जाए, रोकने के लिए गिरफ्तार किया जाए, झूठे मामलों में फंसाकर बंद कर दिया जाए या ऐसा कहर ढाया जाए कि घर गांव छोड़ना ही मुश्किल हो जाए। उन सब बाधाओं की परवाह नहीं की जानी है। प्रतिनिधियों को इस तरह तैयार किया जाए कि वे इन बाधाओं की परवाह नहीं करें। श्री राम को बड़ौदा यज्ञ का अच्छा अनुभव था। हाल ही में की गई गोवर्धन यात्रा के समय की अनुभूति भी प्रयोग में लानी थी। वह अनुभूति जिसमें श्री कृष्ण आतंक या प्रलोभन की सत्ता मानने के स्थान पर उसे चुनौती देने का संदेश देते हुए दिखाई दिए। गोवर्धन की अनुभूति को उन्होंने रूपक की तरह लिया। स्वेच्छाचारी और विदेशी शासन की तुलना इंद्र के साम्राज्य से की। इस आतंक के विरुद्ध आत्मबल था। उसका आश्रय लेकर खड़े हो जाने की बात कथा प्रसंगों के माध्यम से सुनाई। कर्मकांड तो नहीं किए, पर लोगों के हाथों में कलावा बांधकर शपथ दिलवाई कि अधिवेशन में जाएंगे। वह हमारा व्रत है, उसका उद्यापन कलकत्ता जाकर होना है। श्री राम की इस पद्धति ने और लोगों को भी प्रेरित किया। उन्होंने भी कलावा बांधना शुरू किया। ब्रिटिश सरकार का गुप्तचर तंत्र इस मौके पर सक्रिय हो गया और स्थानों की तरह आगरा जिले में भी सक्रिय लोगों की सूची तैयार की गई। उनके कारनामे, स्थिति और प्रभाव का आंकलन किया गया। श्री राम की रिपोर्ट इंस्पेक्टर मार्टिन नामक अधिकारी ने बनाई थी। उसने लिखा था कि यह व्यक्ति बहुत खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वैसे यह कांग्रेस का सामान्य कार्यकर्ता है, लेकिन पार्टी के ऊंचे क्षेत्रों में इसकी धाक है और इसके काम करने का तरीका बहुत ही अद्भुत है। 25-30 साल के युवकों में उत्साह तो बहुत होता है, परिपक्व व सूझबूझ नहीं होती। श्री राम में दोनों विशेषताएं थीं। मार्टिन ने लिखा था कि श्री राम वैसे एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, लेकिन बहुत तीक्ष्ण और बहुत सक्रिय हैं। जिला प्रशासन ने इस टिप्पणी को गंभीरता से लिया। कलकत्ता अधिवेशन की तैयारियों में वह जिस तरह सक्रिय थे, उस पर भी प्रशासन की निगाह थी। ताना बाना बुना जाने लगा कि अधिवेशन आरंभ होने से पहले ही श्री राम को पकड़ लिया जाए। प्रत्यक्ष में ऐसा कोई काम नहीं दिखाई दे रहा था जिसके आधार पर उन्हें रोका जा सके। श्री राम को प्रशासन के मंसूबों की भनक लग गई। उन्होंने भूमिगत होने का निश्चय कर लिया। कांग्रेस स्वयंसेवक का बाना छोड़कर धोती कुर्ता पहनने लगे, दाढ़ी बढ़ा ली और उसे तराश लिया। इससे पहले वे हल्की मूछें रखते थे। बड़ी हुई दाढ़ी और आधी बाहों वाली गंजी पहनकर वे ठेठ किसान पुत्र दिखाई देते थे। दाढ़ी बढ़ने तक वे गांव में काम करते रहे। वहां 200 स्वयंसेवक तैयार किए। फिर आगरा, टुंडला, बाह, सिरोली आदि कस्बों में लोगों से संपर्क करने लगे। ये काम भी 15-20 दिन से ज़्यादा नहीं चल सका। वेशभूषा बदलकर वे कुछ दिन तक अपनी पहचान छुपा सके, पर काम करने की उनकी शैली ने उन्हें प्रकट कर दिया। फ्रीगंज के पास जिस गली में उन्होंने अपना डेरा डाल रखा था, वहाँ निगरानी रखी जाने लगी। श्री राम वहाँ कम ही आते जाते थे। लोगों से संपर्क करते हुए जहाँ रात हो जाती, वहाँ किसी कार्यकर्ता के यहाँ रुक जाते। वेश बदलकर काम करते हुए उन्हें शंका होने लगी थी कि पुलिस उनके मकान पर निगरानी करती होगी। अपनी शंका को जांचने के लिए उन्होंने एक अन्य कार्यकर्ता को गली में भेजकर पास पड़ोस के लोगों से टोह ली। शंका सही निकली। श्री राम ने तुरंत निर्णय लिया कि आगरा छोड़ दिया जाए। कलकत्ता करीब 1300 किलोमीटर दूर है। रुकते रुकते यात्रा करेंगे।
बीच में पड़ने वाले स्टेशनों पर भी थोड़ा बहुत रुकेंगे और उन स्थानों पर लोगों से संपर्क करते चलने की पद्धति निश्चित की। घर पर पहरा बैठा देख उन्होंने उधर मुंह भी नहीं किया। 2 जोड़ी कपड़े, कुछ पुस्तकें लेकर वे मार्च के पहले सप्ताह में ही आगरा से रवाना हो गए। ब्रिटिश सरकार अधिवेशन को नहीं होने देने के लिए कटिबद्ध थी। जगह जगह लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी। कलकत्ता के लिए जहां से भी गाड़ियां जाती थीं, उन स्टेशनों पर चौकसी बिठा दी गई। कलकत्ता के आसपास 200 किलोमीटर दूर तक के स्टेशनों पर कड़ी चौकसी थी। दूरवर्ती स्टेशनों पर सुराजी बाना पहने लोगों को ही रोका जा रहा था, लेकिन इन स्टेशनों पर तो हर व्यक्ति की जांच पड़ताल की जा रही थी। मार्च के अंतिम सप्ताह में यह स्थिति बन गई थी कि इन स्टेशनों पर सुराज या गांधी जी का नाम भी किसी के मुंह से निकल जाए तो वो आगे नहीं बढ़ पाता था। पुलिस से ज्यादा नागरिकों में ही फैले उसके भेदिए सक्रिय थे। उनके कान में किसी के भी मुंह से अधिवेशन या कांग्रेस से संबंधित कोई वचन सुनाई देते तो समझो बात पुलिस के कान में पहुंच गई है। महामना मालवीय को कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करनी थी। उनकी गिरफ्तारी भी तय थी। नियत समय पर वे वाराणसी से कलकत्ता के लिए रवाना हुए। आसनसोल स्टेशन पर उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। अप्रैल की 2 तारीख को श्रीराम और उनके साथ आए सुराजियों का जत्था आसनसोल पहुंचा। आगरा से आया हुआ एक पुलिस इंस्पेक्टर अनंतराम आसनसोल स्टेशन पर ही तैनात था। जगन प्रसाद रावत ने उसे देखते ही पहचान लिया। श्रीराम को सतर्क करते हुए बोले, जल्दी करो मित्र, देख लिए गए हैं हम। वे भागने की तैयारी में ही थे कि अनंतराम डंडा फटकारता हुआ पास आ गया। उसके साथ 4-5 जवान और थे। गले में लटक रही सीटी को मुंह में दबाया और जोर से बजा दिया। उसकी आवाज से स्टेशन पर तैनात दूसरे पुलिस वाले भी सतर्क हो गए। अब भाग निकलना मुश्किल था। श्रीराम और उनके साथियों ने इसके लिए प्रयत्न भी नहीं किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एक अहाते में घेर कर रखा गया, पर यह अहाता आसनसोल के एक जागीरदार का था जहां जानवर बंधते थे। जेल की तरह उपयोग करने के लिए सरकार ने अहाता खाली करा लिया था और टेंट तानकर अस्थायी कमरे बनवाकर उसे रहने लायक बना दिया था। इसी अहाते में महात्मा गांधी के पुत्र देवदास गांधी, रफ़ी अहमद किदवई और कई बड़े नेता वहां रखे गए थे। महामना मालवीय जी, स्वरूप रानी नेहरू और डॉक्टर अहमद को भी समीप के ही एक स्थान पर रखा गया। उद्देश्य अधिवेशन को विफल करना था। वह विफल तो नहीं हुआ, यह अवश्य हुआ कि प्रतिनिधि बड़ी संख्या में नहीं पहुंच पाए। मालवीय जी गिरफ्तार कर लिए गए थे। उनके स्थान पर श्रीमती नेली सेन गुप्ता ने अध्यक्षता की और मालवीय जी का तैयार किया हुआ अध्यक्षीय भाषण पढ़ा गया। अधिवेशन समाप्त होने के बाद गिरफ्तार किए गए प्रतिनिधियों को छोड़ा जाने लगा। आसनसोल जेल से छूटने के 2-3 दिन पहले मालवीय जी उस अहाते में आए जहां सैकड़ों प्रतिनिधि अब भी बंद थे। वे कार्यकर्ताओं से अलग अलग मिले। श्रीराम की बारी आई तो उन्हें बताया गया, इन्होंने आपसे ही यज्ञोपवीत लिया है। इनके पिता पंडित रूप किशोर। बताने वाले का वाक्य पूरा होने दिए बिना ही मालवीय जी बोल उठे, हाँ, वे मेरे अभिन्न मित्र थे और हम एक साथ भागवत कर चुके हैं। अपने क्षेत्र से उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अच्छा सहयोग जुटाया था। इन संदर्भों का उल्लेख करने के बाद उन्होंने श्रीराम से पूछा, शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? श्रीराम ने कहा, गांव की पाठशाला और पिता के सानिध्य में कुछ अध्ययन करने के बाद शिक्षा आंदोलन के विद्यालय में चल रही है। उत्तर सुनकर मालवीय जी मुस्कुराए। उन्होंने श्रीराम की पीठ थपथपाई, कहा, मैं कल भी आऊँगा। बहुत बातें करने और तुम्हें कुछ काम सौंपने का मन है। बाद के व्यस्त दिनों में मालवीय जी बात करने की मंशा तो पूरी नहीं कर पाए, पर मिलने पे उन्होंने यह निर्देश दिया कि यहाँ तक आए हो तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन भी देखते जाना। वहाँ लगाया समय तुम्हारे काम को दिशा देगा। उस स्थल की यात्रा किए बिना भारत को नहीं समझा जा सकता। अधिवेशन में आए और बंद किए गए 7,000 प्रतिनिधियों में करीब 400 लोगों को रोक लिया गया था। उन पर राजद्रोह के अभियोग में मुकदमा चलाने की योजना थी, क्योंकि ये प्रतिनिधि अति सक्रिय समझे गए थे। रोके गए लोगों में श्रीराम भी थे। उन्हें आसनसोल की मुख्य जेल में लाया गया। विस्मय की बात थी कि उनके साथ आए दूसरे सभी लोगों को छोड़ दिया गया था। श्रीराम को कारावास में 2 सप्ताह ज्यादा रहना पड़ा। जेल से छूटते ही उन्हें शांति निकेतन जाने की बेचैनी हुई। आसनसोल से वह करीब 200 किलोमीटर दूर था। उन्होंने निश्चय किया और सीधे शांति निकेतन जाने का मन बना लिया। आप सभी का धन्यवाद।
ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।